बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रातुल्लाह। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका एनाटॉमी क्या है और उसका फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में। तो इसी चैप्टर में हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, तो उसी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वो है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्लड के कंपोजिशन क्या है। फिर हम देखेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। ठीक है, अलावा इसके इसमें हम आर्टरीज, वैन, कैपिलरी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में भी। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे चैप्टर का। तो हम सबसे पहला स्टार्ट लेते हैं ब्लड से कि ब्लड क्या होती है। Blood, the fluid connective tissue that circulate in the heart, arteries, capillaries, and vein of vertebral animal, carrying nourishment and oxygen and bringing away waste product from all part of the body. ठीक है, ब्लड क्या है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है एक्चुअली, लेकिन फ्लूइड फॉर्म में। ये सर्कुलेट करती है बॉडी के अंदर, लेकिन कहाँ कहाँ से गुजरती है? हार्ट, फिर आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन। ठीक है, इसका काम क्या है? ये नरिशमेंट और ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। ठीक है, और कहाँ ले जाती हैं? सेल, टिश्यू, ऑर्गन को, और फिर वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट करती हैं, जमा कर देती हैं और वापस हार्ट पे देती है। ठीक है, सिंपल डिफिनीशन मतलब ये है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हार्ट से पंप होकर ब्लड वेसल के अंदर जाके फिर वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन में जाती है, वहाँ पर वो नरिशमेंट और ऑक्सीजन देती है और सेल और टिश्यू से फिर वेस्ट प्रोडक्ट को एकामुलेट कर देती है और वापस हार्ट पे ले आ जाती है। मेक अप 8% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, यानी अगर टोटल बॉडी वेट की लिहाज से बात करें तो 8% वेट ये ब्लड का है बॉडी के अंदर। और वॉल्यूम की लिहाज से अगर बात करें तो 5.6 लीटर इन 7 kg में। ठीक है, बाई वॉल्यूम कितना है? 5.6 लीटर। ठीक है, दिस प्रोपोर्शन इज लेस इन वोमेन एंड कंसिडरेबल ग्रेटर इन चिल्ड्रन, ग्रेजुअली डिक्रीज अंटिल द एडल्ट लेवल इज रिच। याद रखो ना, ये ब्लड का जो लेवल है, हमने बात की कि 5.6 लीटर, ये फीमेल के अंदर बहुत कम होती है, इससे कम होती है, लेकिन बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है। लेकिन जैसा उम्र बढ़ता जा रहा है, मतलब जब बच्चा एडल्ट तक जाती है तो इसकी लेवल पर डिक्रीज़ हो जाती है। यानी यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल को देखें तो एडल्ट फीमेल में ब्लड की वॉल्यूम कम होती है, एडल्ट मेल में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। अब सवाल यह है कि बच्चों के अंदर क्यों ज़्यादा होती है? बच्चों के अंदर इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ का जो स्पीड्स होते हैं, रेट होते हैं, वो इंतहाई ज़्यादा होती हैं, उसको ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम रिक्वायर है। ठीक है, और वुमेन का इसलिए कम है क्योंकि उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कम है, तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए उसको नॉर्मल ब्लड ही होनी चाहिए। ठीक है, blood in the blood vessels is always in motion because of pumping action of the heart। अगर आप देखिए बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है ये कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा है, कंटिन्यूसली। ठीक है, लगातार हरकत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो बार बार इस ब्लड को पंप करते हैं रेगुलरली, कंटिन्यूसली। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ब्लड की फर्दर एक्सप्लेनेशन करें तो कंपोज्ड ऑफ क्लियर स्ट्रक कलर्ड वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल आर सस्पेंडेड। ठीक है, ब्लड जो है ये क्लियर, ठीक है, और स्ट्रक कलर्ड वाटरी फ्लूइड है। ठीक है, यानी एक्चुअली ये वाटरी फ्लूइड है, क्लियर है। ठीक है, स्ट्रक कलर है उसका, और इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स भी होते हैं, यानी ब्लड दो चीज़ों का बना होती है। एक ब्लड के अंदर होती है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा ब्लड के अंदर होती है ब्लड सेल। प्लाज्मा कितना परसेंटेज होते हैं? प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रिमेनिंग 45% इज अकाउंटेड फॉर सेलुलर फ्रैक्शन इन ब्लड। यानी ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है, 45% ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल कैन बी सेपरेटली बाई ग्रेविटी बिकॉज सेल आर हेवियर देन प्लाज्मा। ये पॉइंट भी ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि हम प्लाज्मा और ब्लड सेल को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ब्लड सेल का वेट ज़्यादा है प्लाज्मा के मुकाबले में। ठीक है, अगर आप किसी कंटेनर में डालें और उसको सेंट्रीफ्यूगेट करें तो ब्लड सेल नीचे बॉटम में बैठ जाएगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, और ब्लड प्लाज्मा ऊपर जाएगा क्योंकि उसका वेट कम है।
ठीक है। जिस तरह आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी पेशेंट से उसने ब्लड लिए हैं, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ इंजेक्शन, और फिर इसको इस कंटेनर में डाला है, फॉर सम टाइम उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया है, तो ब्लड सेल जो है ना ये एट द बॉटम में सेटल हो चुका है और ब्लड प्लाज्मा जो है ये टॉप पर गया है। इट मीन्स कि हमने प्लाज्मा को और ब्लड सेल को एक दूसरे से सेपरेट किया। क्यों? क्योंकि उसकी वेट में डिफरेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ब्लड फंक्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग फॉर एक्सक्रीशन। वेरी नाइस पॉइंट। वो कहते हैं कि ब्लड का फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब कि ये ब्लड लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है टुवर्ड द बॉडी सेल एंड टिश्यू, ठीक है, और बॉडी सेल और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है लंग्स को, और बाई मीन्स ऑफ एक्सीलेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन ये है इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू टिश्यू एंड सेल वेस्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रिंसिपल द किडनी। दूसरी बात उसका ये है कि जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। ब्लड न्यूट्रिएंट्स को ऑब्ज़र्व करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वैसे, एलिमेंट्री ट्रैक्ट वैसे, और फिर वही न्यूट्रिएंट सेल टिश्यू को देते हैं, और सेल और टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट को एकमुलेट करता है और उसको किडनी पे कैरी करते हैं, फिर किडनी उसको यूरिन के साथ उसको एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है। थर्ड फंक्शन है कि इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड टू देयर टारगेट ग्लैंड इन टिश्यू। ब्लड का ये एक फंक्शन है कि जो एंडोक्राइन हार्मोन है, जब एंडोक्राइन हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं तो ये ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड उसको टारगेट तक कैरी करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है, थायरोक्सिन TSH हार्मोन है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, तो ये TSH ब्लड में एंटर हो जाती हैं और उसका टारगेट है थायराइड ग्लैंड। तो ब्लड जब बॉडी में फ्लो करती है और थायराइड ग्लैंड पे आ जाती हैं तो थायराइड ग्लैंड को TSH देता है। जैसा TSH बाइंड होते हैं थायराइड ग्लैंड के साथ तो वो थायरोक्सिन को सिक्रीट कर देती है। तो ब्लड की फर्दर फंक्शन ये है कि इट ट्रांसपोर्ट हीट प्रोड्यूस इन एक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प देते हैं। इट ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एग्जांपल एंटीबॉडी इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन। और इसी ब्लड के अंदर कुछ ब्लड सेल्स होते हैं, स्पेशल ब्लड सेल्स जिसको हम लेम्फोसाइट्स कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। लेम्फोसाइट्स किसी इन्फेक्शन एरिया में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट क्लॉटिंग फैक्टर दैट कोगुलेट ब्लड मिनिमाइज ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर ब्लड वेसल। इसके अलावा ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, एग्जांपल फाइब्रोनोजन। उन क्लॉटिंग फैक्टर का काम है कि अगर कहाँ पर इंजरी हो गई ब्लड वेसल को तो वो इंजर्ड ब्लड वेसल से चूँकि ब्लीडिंग होती है, वो ब्लड बाहर निकलती है, तो इन क्लॉटिंग फैक्टर का काम है कि वो इस ब्लीडिंग को स्टॉप करे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं रेगुलेशन की, ये भी ब्लड फंक्शन है। सर्कुलेटिंग ब्लड हेल्प मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड, ठीक है। जो ब्लड है, ब्लड का काम है होम्योस्टेसिस, यानी बॉडी की डिफरेंट सिस्टम को रेगुलेट करती है, ठीक है। ब्लड आल्सो रेगुलेट पीएच थ्रू द यूज़ ऑफ बफर। देखिए ब्लड एक्चुअली बफर है। बफर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप ब्लड के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालें या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालें तो इसकी नेचर उसके साथ चेंज नहीं होती बल्कि ख़ुद को एडजस्ट करती है। मिसाल के तौर पर नॉर्मली चूँकि ब्लड का पीएच है 7.35 से लेके 7.45, 7.35 से लेके 7.45, इसका मतलब कि ब्लड की नेचर थोड़ी सी बेसिक है ना। अगर आप उसमें ज़रा एसिड डालें तो एसिड डालने से वो उसकी एसिडिटी बढ़ती नहीं है बल्कि वो उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें बेस डालें तो बेस डालने से उसकी बेसिसिटी फिर नहीं बढ़ती, ये मतलब है उसका बफर का, ठीक है। इट आल्सो एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर फ्लो थ्रू द स्किन वेर एक्सेसिव हीट कैन बी लॉस्ट फ्रॉम ब्लड टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर मिसाल के तौर पर बॉडी से हीट लॉस हो गया, ठीक है, बॉडी से हीट लॉस हो गया तो वो हीट को एडजस्ट करते हैं, हीट को रिकवर करती है, यानी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फिनोमेना एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि बॉडी के अंदर फिर हीट पैदा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और फंक्शन है ब्लड का प्रोटेक्शन, ठीक है। ब्लड के प्रोटेक्शन में स्टॉप ब्लीडिंग जिस तरह हमने पहले बात की कि ब्लड के अंदर हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं,
उन क्लॉटिंग फैक्टर का काम है कहाँ पर इंजरी हो गई तो वहाँ पर ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में इम्यूनिटी और फेगोसाइटोसिस। देखिए जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल स्पेशली वाइट ब्लड सेल ये इम्यूनिटी में हेल्प देते हैं। जो मैक्रोफेजेज हैं ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प देते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब ही मिसाल के तौर पर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन पैथोजन आया तो हमारे बॉडी के अंदर मैक्रोफेज सेल है, न्यूट्रोफिल सेल है, ठीक है, मानोसाइट्स है, तो वो मानोसाइट वो मैक्रोफेज इसी इन्फेक्टेंट एजेंट को इनगल्फ देते हैं, ठीक है, और जब उसको इनगल्फ कर देते हैं तो उसी सेल के अंदर वो डाइजेस्ट होती हैं, ठीक है, तो ये हुआ फेगोसाइटोसिस। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ब्लड जो है थिकर देन वाटर, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ठीक है, ये वाटर से थोड़ी थिकर होती है, विस्कस होती हैं, इसका वेट वाटर से ज़्यादा होती है, 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इससे पहले भी हमने बात की कि अगर टोटल बॉडी के लिहाज से आप उसको कंपेयर करें ना तो 7% वेट होता है या 8% वेट होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम 70 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर बॉडी की वेट के लिहाज से बात करें, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का वेट है 70 kg तो उसके हर 1 kg के लिहाज से उसमें 70 ml ब्लड होगा, ठीक है, कितना 70 ml ब्लड होगा। अब मेल के अंदर इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर इन मेल, लेकिन फीमेल के अंदर कम होते हैं 4 to 5 लीटर इन फीमेल। इससे पहले स्लाइड में हमने पढ़ा कि मेल के अंदर ज़्यादा होगा, फीमेल के अंदर कम होगा, ठीक है, तो मेल के अंदर है 5.6 और फीमेल के अंदर है 4.5। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है MCQs के लिहाज से वो यही तो कि टेम्परेचर ऑफ द ब्लड, ब्लड का जो टेम्परेचर है वो क्या है 100.4 फ़ारेनहाइट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ। और ब्लड का जो pH है वो है 7.35 से लेके 7.45, दिस 2 पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। और याद रखना ये जो pH है 7.35 से लेके 7.45 में ये बेसिक है, ठीक है, दिस इज़ बेसिक इन नेचर, ब्लड स्लाइटली क्या है बेसिक है, ठीक है, इसको नोट करें। क्यों, क्योंकि pH 7 हो तो न्यूट्रल, 7 से कम हो तो एसिड, 7 से ज़्यादा हो तो बेसिक। अब ये 7 से ज़्यादा है इसलिए ब्लड नॉर्मली बेसिक नेचर का है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की। इससे पहले हमने डिफ़ाइन किया कि ब्लड दो चीज़ों का बना होती है, एक ब्लड के अंदर होते हैं प्लाज्मा, दूसरा ब्लड के अंदर होती है ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल फॉर एग्जांपल RBC, WBC, प्लेटलेट। और प्लाज्मा, प्लाज्मा की हमने बात की कि 55% और ब्लड सेल की हमने बात की कि 45%। तो सबसे पहला हम स्टार्ट लेते हैं प्लाज्मा से। कंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा आर वाटर एंड डिज़ॉल्विंग एंड सस्पेंडेड सब्सटेंस इंक्लूड, यानी प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो है वाटर, कितने परसेंट से 92, ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर कुछ और भी मटेरियल्स होती हैं जिस तरह के प्लाज्मा प्रोटीन 7%, तो इसको भी अपने साथ नोट रखिए, प्लाज्मा प्रोटीन कितना होती है 7%, ये प्लाज्मा के अंदर, ये प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट भी होती है, न्यूट्रिएंट्स भी होती है, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन, गैसेस, ये एक एक को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, यानी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन जो होती हैं ये 7% होती है, 7%, यानी प्लाज्मा की कंपोजिशन की अगर आप बात करें तो जो प्रोटीन पार्ट है प्लाज्मा का वो है 7%, ठीक है। और इनका काम क्या है प्लाज्मा प्रोटीन का, रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्माटिक प्रेशर, ठीक है, इनका काम है कि ये प्लाज्मा के अंदर अस्माटिक प्रेशर को जनरेट करते हैं, ठीक है, to keep blood with in the circulation. Plasma viscosity is due to plasma protein mainly fibrinogen and albumin, ठीक है, this is most important for MCQ, fibrinogen and albumin। यानी प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ये प्लाज्मा के अंदर अस्माटिक प्रेशर को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब अस्माटिक प्रेशर का फ़ायदा क्या है, देखिए अगर प्लाज्मा के अंदर अस्माटिक प्रेशर था तो ये प्लाज्मा और बाकी जो ब्लड है ये ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगा, लेकिन जब भी अगर अस्माटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो ये प्लाज्मा और ये ब्लड सेल्स ये ब्लड वेसल से निकलेगा और टिश्यू के अंदर स्टोर होगा और फिर टिश्यू में से एडिमा काज होगा, ठीक है। सबसे पहले प्रोटीन की हम बात करते हैं अल्बुमिन की, कौन से प्रोटीन की, अल्बुमिन की। तो अल्बुमिन जो प्रोटीन है ये कितना परसेंट प्रेजेंट होते हैं 54%, ठीक है। फार्म्ड इन लीवर, मेन फंक्शन इज टू मेंटेन अस्माटिक प्रेशर, ठीक है।
सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर वो अल्बुमिन है, कितना 54%। ये कहाँ पर बनती है? लीवर के अंदर। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। इसका फंक्शन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी आपको केएमयू के पास्ट पेपर में एमसीक्यूज ये था कि प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? अल्बुमिन। कितना परसेंट? 54%। या एमसीक्यूज ये भी दे सकते हैं कि अल्बुमिन कहाँ पर बनती है? लीवर के अंदर, ठीक है। या ये भी हो सकती है कि इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अल्बुमिन आल्सो एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल फॉर लिपिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। ये भी हो सकते हैं कि अल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ उसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये लिपिड को भी कैरी कर सकते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन को भी कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है वो है ग्लोबुलिन। क्या? ग्लोबुलिन। कितना है? 38% मौजूद होते हैं। कितना? 38% मौजूद होता है, ठीक है। इसकी जो हमारा एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये कौन से प्रोटीन से बना होती है? ये ग्लोबिन प्रोटीन से बना होती है। और एंटीबॉडी कौन बना देते हैं? हमारा लेम्फोसाइट, ठीक है। क्या मतलब? हमारे ब्लड के अंदर लेम्फोसाइट से, लेम्फोसाइट आर ब्लड सेल, वो लेम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और एंटीबॉडी एक्चुअली क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन है और स्पेशली नाम दिया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हार्मोन को कैरी करती हैं या मिनरल को कैरी करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम हार्मोन एंड मिनरल साल्ट। प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन है जो हार्मोन को कैरी करती हैं, मिनरल को कैरी करती है। फॉर एग्जांपल थायरोग्लोबुलिन कैरी हार्मोन थायरोक्सिन एंड ट्रांसफरिन कैरिंग मिनरल आयरन, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। थायरोग्लोबुलिन ये एक प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर जो कौन सा हार्मोन कैरी करता है? थायरोक्सिन। लेकिन इसी प्लाज्मा के अंदर ट्रांसफरिन एक कैरियर है जो मिनरल स्पेशली आयरन को कैरी करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन को कैरी करती हैं। और इसी प्लाज्मा के अंदर ट्रांसफरिन है जो आयरन को कैरी करते हैं। आयरन एमसीक्यूज दिया होगा कि ट्रांसफरिन कैरी इन ब्लड प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कपर, जिंक, लीड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आयरन, ठीक है। और थायरोग्लोबुलिन के बारे में एमसीक्यूज होगा कि थायरोग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। इट कैरी कौन सा प्रोटीन, कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, इपिनेफ्रॉन हार्मोन, कार्टिकाइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा थायरोक्सिन, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सम प्रोटोलाइटिक एंजाइम, एग्जांपल अल्फा मैक्रोग्लोबुलिन इनहिबिट ट्राइप्सिन एक्टिविटी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए वो कहते हैं कि प्लाज्मा के अंदर, वो कहते हैं कि प्लाज्मा के अंदर कुछ एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? प्रोटोलाइटिक एंजाइम। जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करती हैं वो एंजाइम है अल्फ़ा मैक्रोग्लोबुलिन। ये इनहिबिट करते हैं ट्राइप्सिन एक्टिविटी। देखिए ट्राइप्सिन एक एंजाइम है, इसका फंक्शन है कि ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करती है। अब प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम है अल्फ़ा मैक्रोग्लोबुलिन, वो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। अलावा इसका हमने पढ़ा कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और वो क्लॉटिंग फैक्टर स्पेशली क्या है? फाइब्रोनोजन 7% सिंथेसिस इन लीवर एंड एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए कि क्लॉटिंग फैक्टर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर है ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो है फाइब्रोनोजन। कितना परसेंटेज? 7%। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये कि ये फाइब्रोनोजन जो है, जो एज ए क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं, ये कहाँ पर बनती है? लीवर के अंदर। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड कोगुलेशन, यानी खून का जमना, ठीक है। ब्लड को कोगुलेट करती है, सॉलिडिफाई करती है, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है। इसका कैसा फंक्शन होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर ब्लड वेसल में कहाँ पर इंजरी हो गई तो वहाँ पर ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रोनोजन, वो उसी इंजरी एरिया पर आ जाती है, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। और जो ब्लड इंजरी के ज़रिए ब्लड वेसल से बाहर निकलती है उस ब्लीडिंग को स्टॉप करती है ताकि आप बॉडी से बाहर ना जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्लाज्मा की इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो सबसे पहला है मसल कंट्रैक्शन, एग्जांपल कैल्शियम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू कि प्लाज्मा के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम है तो कैल्शियम का क्या फंक्शन है? वो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प देते हैं। एमसीक्यूज दिया होगा कि कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एज ए इलेक्ट्रोलाइट हेल्प इन
मसल कंट्रैक्शन, नरो एम्पल ट्रांसमिशन, ठीक है, और भी ऑप्शन होगा। तो कैल्शियम का फंक्शन है कि मसल कंट्रैक्शन में हेल्प देते हैं, लेकिन इसी है के अंदर ही दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होती है लाइक पोटाशियम, सोडियम। इसका फंक्शन है कि नरो इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प देते हैं। इसके अलावा इसी प्लाज्मा के अंदर फास्फेट होता है, उसका फंक्शन होता है कि ये एसिड बेस बैलेंस में हेल्प देते हैं। बस इस 3 पॉइंट को नोट करें कि प्लाज्मा के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है कैल्शियम, कैल्शियम हेल्प देते हैं मसल कंट्रैक्शन में। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम पोटाशियम, उसका काम है कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प देते हैं। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट है फास्फेट, फास्फेट का काम है कि एसिड और बेस बैलेंस में हेल्प देते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें आपके पास होते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास, वो प्रोडक्ट ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है। एग्जांपल हुआ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल आर ऑब्जर्व फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ये डाइजेशन कंप्लीट होती हैं तो वहाँ से ये ग्लूकोज या अमीनो एसिड, ये फैटी एसिड अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड को, फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर स्टोर होती है, और जब ये ब्लड प्लाज्मा ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करती है तो डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन को वो एज ए न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, हमने स्टार्ट में देखा था कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट भी थी। इसका मतलब ये कि प्लाज्मा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है। तो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है? यूरिया, क्रेटनिन, यूरिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फॉर्म्ड इन लीवर एंड कैरिड इन ब्लड टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन। इसका मतलब ये है, देखिए लीवर के अंदर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म्स होती हैं, और जब लीवर के अंदर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती हैं तो वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल यूरिया हुआ, क्रेटनिन हुआ, यूरिक एसिड हुआ। तो जब ये वेस्ट प्रोडक्ट लीवर के अंदर बन जाती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, तो ये फिर ब्लड को इंटर होते हैं और ये किडनी पे चला जाता है, और किडनी से यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट होते हैं। यानी प्लाज्मा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, क्रेटनिन, यूरिक एसिड, लेकिन ये कहाँ से आई ब्लड प्लाज्मा में? ये लीवर से। लीवर के अंदर क्या हुआ? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हुआ, उसके नतीजे में ये वेस्ट प्रोडक्ट पैदा हो गए और फिर वो ब्लड पे इंटर हो गए, तो फिर वो ब्लड से चले गए किडनी पे और किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हार्मोन की, ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज बाई एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्पेशली पेचोटवरी ग्लैंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो ब्लड को इंटर होती हैं और ब्लड उसको टारगेट पे पहुंचा सकती है। मिसाल के तौर पर TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन है जो ब्लड को इंटर होकर उसे टारगेट पे कैरी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गैसेस की, क्या प्लाज्मा के अंदर गैसेस भी एक्सचेंज हो सकते हैं, वो गैसेस को कैरी कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ठीक है, प्लाज्मा ऑक्सीजन को भी कैरी कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, नाइट्रोजन आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी डिजॉल्व्ड इन ब्लड, ठीक है। यानी प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म में ये होती हैं। ऑक्सीजन 3% ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं, 7% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर सकते हैं। ऑक्सीजन कितना? 3% ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 7% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर सकती है, लेकिन ये प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड फॉर्म में, ठीक है। ये गैसेस भी ये भी कैरी कर सकते हैं। तो ये हो आपके पास ब्लड प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे कि ब्लड दो चीज़ों की बनी थी, एक बना था प्लाज्मा से, दूसरा बना था ब्लड सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स थे, RBC हुआ, WBC हुआ, प्लेटलेट्स हुआ। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। और ब्लड सेल की कंपोजिशन थी 45% और प्लाज्मा था 55%। तो सबसे पहला सेल की हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट या आल्सो कॉल्ड RBC। तो एरिथ्रोसाइट या RBC में जो मेन चीज़ है वो क्या है? हेमोग्लोबिन, ठीक है। दूसरा ब्लड सेल हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, या इसको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट की फर्दर अगर हम टाइप डिस्कस करेंगे, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल क्लासिफिकेशन फिर WBC दो तरह की है, एक है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर जाती है न्यूट्रोफिल, एसेनोफिल, बेसोफिल, लेकिन एग्रेनुलोसाइट के अंदर आती है मानोसाइट एंड लेम्फोसाइट, जिसको T एंड B लेम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा तीसरा जो सेल होते हैं वो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब हम आगे एक एक को डिफाइन करेंगे, यानी इसके अंदर बेसिकली 3 सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर प्लेटलेट्स भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट की, आरबीसी की, ठीक है, कि आरबीसी या एरिथ्रोसाइट क्या होती हैं। तो अगर हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी आर बायोकॉन्केव, इस कौन सा होता है, बायोकॉन्केव शेप। देखिए आपको ये जो शेप नज़र आ रही हैं, दिस इज़ बायोकॉन्केव। बायोकॉन्केव का मतलब ये कि जिसका सेंटर 3 होते हैं लेकिन जिसका आउटर सरफेस तीक होते हैं, इसको कहते हैं बायोकॉन्केव। दूसरी बात ये कि आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। ए न्यूक्लिएटेड का मतलब कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। एक्चुअली आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं अर्ली स्टेज में, जब आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। देखिए आरबीसी की फॉर्मेशन प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइयोसिस, ठीक है। और ये आरबीसी हमारी बोन मैरो के अंदर बनती है। बोन मैरो कहाँ पर होती है, बोन मैरो जो हमारे पास बोन है, लॉन्ग बोन है, शार्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इनके अंदर ये बनती है, ठीक है। तो बोन मैरो जब वो स्टेम सेल्स होते हैं, जब वो स्टेम सेल से मिच्योर आरबीसी नहीं बनती थी, बनने से पहले पहले उसके अंदर न्यूक्लियस होती है। लेकिन जैसा उन स्टेप 7 स्टेप है वहाँ पर, जब वहाँ पे मिच्योर आरबीसी बनती है ना, तब वो न्यूक्लियस को लॉस करते हैं। स्टार्ट में उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और अगर आरबीसी की डायमीटर की बात करें, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आरबीसी का कितना डायमीटर है, 7 माइक्रोमीटर। दूसरी बात ये कि आप लोग हम आगे पढ़ेंगे कि एक ब्लड कैपिलरीज के अंदर एट ए टाइम 1 आरबीसी फ्लो करते हैं। एक कैपिलरी की जो डायमीटर होती है 7.5 और एक आरबीसी की जो होती है 7 माइक्रोमीटर। तो एट ए टाइम 1 आरबीसी फ्लो कर सकती है, ठीक है। अब आरबीसी का लाइफ टाइम क्या है, 120 दिन, डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल जब मिच्योर आरबीसी बन जाती हैं और ये आरबीसी ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर चला जाती हैं, तो 120 दिन के बाद फिर यही आरबीसी स्प्लीन पे चला जाती है और स्प्लीन के अंदर ही इस आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, हेमोलाइसिस होती है, ठीक है। इसके अलावा हेमोग्लोबिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर टू अल्फा टू बीटा चेन। हेमोग्लोबिन के अंदर जो सबसे सारी आरबीसी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हेमोग्लोबिन है। क्या है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक पिगमेंटेड मॉलिक्यूल है, कलर मॉलिक्यूल है। हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। क्या चीज़, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। और ये क्वार्टरनरी, हेमोग्लोबिन एक्चुअली प्रोटीन है और ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। ये 4 चेन का बना होती है। तो इसके अंदर अल्फा चेन्स होती है, तो इसके अंदर बीटा चेन्स होती है। आगे हम डिटेल से डिफाइन करेंगे। अ नॉर्मल आरबीसी काउंट वुड बी इन मेन, यानी अगर आप आरबीसी देखें मेल के अंदर तो 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। और अगर वुमेन के अंदर देखिए 2.5 टू 4.5 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। यानी मेल के अंदर जो आरबीसी अगर आप काउंट करें तो 4.7 से लेके 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। लेकिन अगर फीमेल के अंदर देखें तो 4.2 से लेके 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। 1 आरबीसी कंसिस्ट ऑफ 280 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल्स होते, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट रिस्पायरेटरी गैसेस, माइनली ऑक्सीजन बट आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते। क्या कैरी करते, ऑक्सीजन को। कैसे कैरी करते, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, उस हेमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन बाइंड होती है और ये हेमोग्लोबिन एक्चुअली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, ठीक है। Their bioconcavity increase the surface area for gaseous exchange and thinness of central portion allow fast entry and exit of gas। देखिए इससे पहले स्लाइड में हमने पढ़ा कि आरबीसी जो होती हैं ये बायोकॉन्केव होते हैं। बायोकॉन्केव का उसका सेंटर 3 होते हैं लेकिन उसके साइड थिक होते हैं। इसके फिर फ़ायदा ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन इजीली पेनेट्रेट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दी सेल आर फ्लेक्सिबल सो दे कैन स्क्वीज थ्रू अ नैरो कैपिलरी एंड कंटेन नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनील एंड लीव मोर स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन। दूसरी बात ये कि आरबीसी जो सेल्स है ये फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी ब्लड के कैपिलरी के अंदर जो पोर्स होते हैं उसके ऊपर वो इजीली
उसको इजीली क्रॉस कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन के अलावा न न्यूक्लियस होता है, न गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरबीसी के अंदर कोई भी ऑर्गेनील्स नहीं होता। वो जितना भी स्पेस होता है जो इन ऑर्गेनील ने कवर किया होती है, चूँकि ऑर्गेनील तो नहीं होती, वो सारा स्पेस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेमोटोक्राइट की, हेमोटोक्राइट द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आरबीसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना है और उसी ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, इसको कहते हैं हेमाटोक्रिट, ठीक है। हेमाटोक्रिट का मतलब ये है कि ब्लड का टोटल वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 100%, कितना 100%, लेकिन उसमें आरबीसी की कितनी वॉल्यूम है परसेंटेज के लिहाज से, ये हुआ हेमाटोक्रिट। फॉर एग्जांपल 100% टोटल ब्लड है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट, लेकिन आरबीसी स्पेशली अगर आप मेल के अंदर बात करें तो 54%, लेकिन अगर आप फीमेल की बात करें फ्राम 38 टू 64%, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन की थोड़ी सी। हेमोग्लोबिन इट इज़ अ लार्ज कम्प्लेक्स प्रोटीन कंटेनिंग ग्लोबुलर प्रोटीन एंड पिगमेंट आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स कॉल्ड है। यानी सबसे पहला कि ये कम्प्लेक्स प्रोटीन है और ये शेप के लिहाज से ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक फाइब्रस, एक ग्लोबुलर, ये ग्लोबुलर है। दूसरा, इसके अंदर आयरन्स भी होती हैं और उस आयरन पार्ट को हम कहते हैं हेम, ठीक है। बैंड स्ट्रांगली बट रिवर्सिबल टू ऑक्सीजन। एंड हेमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड्स होती है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग बाइंड बना देती है, लेकिन होता रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक एचबी के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो परमानेंटली ये बाइंड नहीं होती, बल्कि ये फिर रिमूव हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन बाइंड हो गया हेमोग्लोबिन के साथ, लेकिन जब ये टिश्यू पे जाएगा तो यही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लॉस करेगा, ठीक है। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 ग्लोबिन चेन, 4 हेम चेन, ईच वन एटम ऑफ आयरन मीन्स ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी अप 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ज़बरदस्त पॉइंट है। देखिए, एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्लोबिन चेन्स होते हैं, कितना, 4 ग्लोबिन चेन। हर ग्लोबिन चेन के अंदर एक हेम पार्ट होते हैं, यानी 4 हेम पार्ट हो गए, 4 ग्लोबिन पार्ट। हर हेम के अंदर एक आयरन मालिक्यूल होते हैं और हर आयरन के साथ 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल बाइंड होती है, ठीक है। तो एक हेमोग्लोबिन के साथ कितना, 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। इन एवरेज रेड ब्लड सेल कैरी अबाउट 280 मिलियन एचबी मालिक्यूल, ठीक है। एक आरबीसी के अंदर कितने एचबी मालिक्यूल्स हो सकते हैं, 280 मिलियन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, हेमोग्लोबिन की हमने बात की कि हेमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्लोबिन चेन्स होते हैं, अल्फ़ा चेन, ठीक है, अल्फ़ा चेन। दूसरा बीटा चेन, फिर बीटा चेन। देखिए, ये हुआ अल्फ़ा चेन, ये हुआ अल्फ़ा चेन, बीटा चेन, बीटा चेन, 4 चेन हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हेम पार्ट की। देखिए, ये एक हेम पार्ट हुआ, ठीक है, दिस इज़ द सेकंड हेम पार्ट, दिस इज़ द थर्ड हेम पार्ट, दिस इज़ द फोर्थ हेम पार्ट, ठीक है। हेम पार्ट कितने हो गए, फिर देखिए हेम पार्ट आपके पास हो गए 4। ये आपके पास एक हेम पार्ट है, ये दूसरा हेम पार्ट है, दिस इज़ द तीसरा और ये चौथा। अब इसके अलावा ग्लोबिन चेन कितना हो गए, 4। हेम कितने हो गए, 4। लेकिन अगर आप देखें, ये हर हेम पार्ट के अंदर एक आयरन मालिक्यूल, इसी हेम पार्ट के अंदर एक आयरन मालिक्यूल, ठीक है, इसी हेम के अंदर एक आयरन मालिक्यूल, इसी हेम के अंदर एक आयरन मालिक्यूल। 4 ग्लोबिन चेन, 4 हेम, 4 आयरन, हर आयरन के साथ एक ऑक्सीजन। अब 4 आयरन मालिक्यूल है तो कितना ऑक्सीजन हो बाइंड हो सकते हैं, 4 ऑक्सीजन, यानी एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल बाइंड होगा। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी कंप्लीट हो गई, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम है आपके पास ल्यूकोसाइट, लार्जेस्ट ब्लड सेल, अकाउंट फॉर 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। याद रखना, ब्लड के अंदर 99% ब्लड सेल वो आरबीसी है, लेकिन जो बाकी हुआ वो हुआ ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट। यानी साइज़ के लिहाज से डब्ल्यूबीसी का साइज़ तो लार्जर है, लेकिन वॉल्यूम उसका कम है। दूसरी बात ये कि ये जो डब्ल्यूबीसी हैं ये कंप्लीट सेल्स है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होती हैं और ऑर्गेनील भी होती है। आरबीसी में हमने पढ़ा कि आरबीसी के अंदर ना न्यूक्लियस होते हैं ना ऑर्गेनील होते, सिर्फ हेमोग्लोबिन मालिक्यूल।
लेकिन वाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनील भी होते हैं। आरबीसी की हमने बात की कि उसका लाइफ टाइम 120 दिन है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम है 13 से लेकर 20 दिन, 13 से लेकर 20 दिन, ठीक है। देखिए, आरबीसी का फंक्शन था कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती थी। अब वाइट ब्लड सेल्स या लिकोसाइट का फंक्शन है कि डिफेंस और इम्यूनिटी में हेल्प देती है। किस चीज़ में? डिफेंस और इम्यूनिटी में हेल्प देती है। दूसरा, एबल टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ ब्लड वेसल डायपेटिसिस। इसके क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इस ब्लड वेसल के अंदर फॉर एग्जांपल ये डब्ल्यूबीसी है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स ये ब्लड वेसल से बाहर भी निकल सकता है और ये ब्लड वेसल को इंटर भी हो सकते हैं, और इस मोमेंट को कहते हैं डायपेडेसिस, ठीक है। समझ आई ना? कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लड वेसल्स है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स इसी ब्लड वेसल से बाहर भी जा सकते हैं और बाहर से अंदर भी आ सकते हैं, और इसको कहते हैं डायपेडेसिस, ठीक है। इसके अलावा कैन मूव टू एमोबाइड मोशन, और ऐसे मोशन को कहते हैं एमोबाइड मोशन, ठीक है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की टाइप की बात करें, बेसिकली डब्ल्यूबीसी दो टाइप है। एक है आपके पास ग्रेनुलोसाइट, दूसरा आपके पास है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का दूसरा नाम है पॉलीमार्फिक न्यूक्लियर लिकोसाइट, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्या है? ग्रेनुलोसाइट देखिए वो डब्ल्यूबीसी है जिसके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स नजर आएगी। ग्रेन्यूल्स का मतलब कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। और एग्रेनुलोसाइट का मतलब ये है कि ये जो एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है इसके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आएगी, ठीक है। वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल नज़र नहीं आएगी। तो ग्रेन्युलोसाइट फर्दर थ्री टाइप है: न्यूट्रोफिल, एसेनोफिल, बेसोफिल। और जो एग्रेनुलोसाइट है, ए मीन्स नो, जिसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता, लेक विजिबल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इसका क्या मतलब? कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो नहीं है। तो एग्रेनुलोसाइट है टू टाइप, एक मानोसाइट से और दूसरा लेम्फोसाइट से। तो इसको आपने याद रखना होगी। तो कभी कभार दे देती कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट। तो ऑप्शन नंबर ए होती है मानोसाइट, बी होते हैं लेम्फोसाइट, थर्ड ऑप्शन होगा न्यूट्रोफिल, डी होगा आल। तो न्यूट्रोफिल ये एक ग्रेनुलोसाइट नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना होगी कि ग्रेनुलोसाइट का क्या मतलब? जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट का क्या मतलब? जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होता। और ग्रेनुलोसाइट सेल कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, एसेनोफिल, बेसोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट, मानोसाइट एंड लेम्फोसाइट, ठीक है। अब हम ग्रेनुलोसाइट को डिफाइन करते हैं, और स्पेशली फर्स्ट वन जो है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाने वाला सेल्स है वाइट ब्लड सेल के अंदर, 60 से लेकर 70% तक। मल्टी लूब न्यूक्लियस विद फाइन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अगर आप उसकी साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होगा। क्या होगा? ग्रेन्यूल्स होगा, ठीक है। मल्टी लूब न्यूक्लियस का क्या मतलब? मल्टी लूब न्यूक्लियस का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल उसका न्यूक्लियस कुछ इसी साइज़ का होगा, ठीक है। अक्सर तो न्यूक्लियस स्फेरिकल होते हैं, लेकिन उसका न्यूक्लियस इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है? एक्ट एज ए फेगोसाइट्स, इट एक्टिवेट साइट ऑफ इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल का फंक्शन ये है कि जो इन्फेक्शन साइट होती है, इन्फेक्शन साइट जहाँ पे फॉरेन से कोई इन्फेक्शस एजेंट आया है, वहाँ पर न्यूट्रोफिल जाके उसी इन्फेक्शस एजेंट को फेगोसाइटोज करते हैं, इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। दूसरी सेल है आपके पास एसेनोफिल। कौन सी सेल है? एसेनोफिल। तो एसेनोफिल की परसेंटेज है 2 to 4% ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। लार्ज ब्रिक रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर भी ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्योंकि ग्रैनुलोसाइट है, जाहिर सी बात है कि उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होगा। फूड इन रिस्पांस टू एलर्जिक एंड पैरासाइटिक वार्म, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एसिनोफिल। एसिनोफिल का काम यह है कि ये एलर्जी को रिस्पांस देते हैं, और जो पैरासाइट्स वर्म्स होते हैं, पैरासाइट वर्म चूँकि साइज से लार्जर होती है, उसको इनगल्फ करती है। लास्ट सेल है बेसोफिल। बेसोफिल का परसेंटेज बहुत कम है, 0.5 से लेके 1.0%। इसके काम है हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी, यानी बेसोफिल जो है ये एक केमिकल सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन के काम है कि ये इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पैथोजन आए बॉडी की किसी स्पेशल एरिया को, तो बेसोफिल सेल जाके वो जहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ पर हिस्टामिन सिक्रीट करती है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की साइन सिम्टम अपीयर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की।
एग्रेनुलोसाइट में सबसे पहले हम बात करते हैं लेम्फोसाइट की। तो लेम्फोसाइट कितने परसेंट होते हैं? 20 to 25%। इसका न्यूक्लियाई लार्जर होते हैं, लार्ज न्यूक्लियाई स्मॉलर देन मानोसाइट, ठीक है, ये मानोसाइट हुआ। तो लेम्फोसाइट का न्यूक्लियस तो साइज़ में लार्जर होती है, लेकिन अगर आप एज ए होल सेल की बात करें तो मानोसाइट सेल से उसका साइज़ कम होते हैं, ठीक है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पांस, और स्पेशली लेम्फोसाइट का फंक्शन है इम्यून रिस्पांस। लेम्फोसाइट दो तरह की होती है, एक टी लेम्फोसाइट्स होती है, एक बी लेम्फोसाइट होती है। टी लेम्फोसाइट का फंक्शन ये होता है, यही है कि वो डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जाके किल करते हैं, लेकिन बी लेम्फोसाइट उसी इन्फेक्शन की एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिक फंक्शन क्या है लेम्फोसाइट का? इम्यून सिस्टम। अगर हम मानोसाइट की बात करें, मानोसाइट 3 to 8%, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल, फंक्शन इज ए मैक्रोफेज, इंपॉर्टेंट इन फैटी क्रॉनिक इन्फेक्शन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि सब वो सेल जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, लार्जर साइज वाला सेल, वो कौन सा सेल है? मानोसाइट। परसेंटेज तो कम है लेकिन साइज सबसे ज़्यादा है। उसका फंक्शन है एजो मैक्रोफेज फंक्शन काम करती है, ठीक है। और ये जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम के लिए जो इन्फेक्शन होती है, ये उस वक्त स्टिमुलेट होती है, ठीक है। ये आपके पास वाइट ब्लड सेल की काउंट दिया है, हाई काउंट, लो काउंट, बट एक्चुअली दिस इज़ आउट ऑफ माई कोर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें, फर्स्ट फंक्शन इज स्कैवेंजिंग, यानी एट द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल इन अ ब्लड एंड मोनोसाइट इन द टिश्यू engulf, run out of cell of the body and dead microbe and thus act as a scavenger। देखें, न्यूट्रोफिल का काम यह है कि ब्लड के अंदर कोई पैथोजन था या कोई डेब्रिस थी सेल की, उसको इनगल्फ कर देती हैं और उसको डाइजेस्ट करती हैं। और मानोसाइट का काम यह है कि फॉर एग्जांपल कोई टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर कोई फॉरेन पैथोजन है या वहाँ पर कोई डेड पॉट है सेल का, और उसको इनगल्फ कर देती हैं। तो उसको इनगल्फ कर देती है और डाइजेस्ट कर देती है, तो ये हुआ स्कैवेंजेसिस। दूसरा है डायापेडेसिस। Neutrophils have amoeboid movement. They migrate toward the site of infection, squeeze through the capillary wall to engulf and kill microbe। डायपेटिस का मतलब क्या है? इससे पहले भी हमने कहा, डायपेटिस का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इसी ब्लड वेसल्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रोफिल सेल है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर इन्फेक्शन साइट है, यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है सेल के अंदर। तो ये न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल से बाहर निकल जाती है और इसी सेल को आ जाती है और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर देती है और इसको किल कर देती है, और इस मोमेंट को कहते हैं डायापेडेसिस, ठीक है। अगर हम फंक्शन मजीद फंक्शन की बात करें, फेगोसाइटोसिस, अनरीचिंग साइट ऑफ इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट इनगल्फ माइक्रोब, फॉरेन मैटर और डैमेज सेल, दिस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। बाय फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। देखिए, फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब? फेगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन साइट है, वहाँ पर न्यूट्रोफिल या मानोसाइट जाती हैं और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर देती हैं और इनगल्फमेंट के बाद उसको कील कर देती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन इज स्वेलिंग काज्ड एट द साइट ऑफ इंजरी, द ब्लड वेसल एट दिस पॉइंट रिलीज मोर ब्लड मेकिंग रेड एंड हार्ट ड्यू टू accumulation ऑफ टिश्यू फ्लूइड, द एरिया swell up, the neutrophil and macrophage migrate through the capillary wall by diaphyresis एंड फाइट अगेंस्ट द इन्वाइडिंग माइक्रोब। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन पैथोजन आया और फॉरेन पैथोजन किसी सेल टिश्यू को इंटर हुआ और वहाँ पर कुछ केमिकल सिक्रीट करती हैं। जब केमिकल सिक्रीट करती है तो मास्ट सेल आ जाते हैं, उधर हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं और उन हिस्टामिन का फिर फंक्शन ये होती है कि उस टिश्यू को स्वेल कर देती हैं, उस टिश्यू को रेड कर देती है, हार्ड कर देती हैं, और ये साइन होगा इन्फ्लेमेशन का। और जैसा इन्फ्लेमेशन हुई तो नाइट्रोफिल और मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और वहाँ पर वो उसको कील कर देते हैं, ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसी इन्फ्लेमेशन एरिया या इन्फेक्शन एरिया के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अगर हम फर्दर फंक्शन की बात करें डब्ल्यूबीसी की, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, lymphocyte प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल जर्म एंड न्यूट्रलाइज देयर टॉक्सिन पॉइजनस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। वाइट ब्लड सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जिसको हम कहते हैं लेम्फोसाइट, और लेम्फोसाइट में स्पेशली बी लेम्फोसाइट, उसका काम यह है कि वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है
और उन एंटीबॉडी का फिर फंक्शन ये है कि जो जर्म्स होते उसको न्यूट्रलाइज करते, उसको किल कर देती है। और लास्ट में कन्फर इम्यूनिटी, lymphocyte also produce antibody to produce lifelong immunity against certain disease। दूसरी बात ही कि ये जो बी lymphocytes है ये दो तरह की होती है, एक होते हैं प्लाज्मा बी सेल, एक होते हैं मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन मेमोरी बी सेल उसके खिलाफ, इसी फॉरेन पैथोजन के खिलाफ डेटा स्टोर करती है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड सेल्स है ब्लड के अंदर वो है प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क टोटो 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है जिस तरह आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं था एक्सिट, इसी तरह प्लेटिलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, और ये डिस्क शेप होते हैं। डायमीटर इसका होता है टोटो 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। देखिए आरबीसी का लाइफ टाइम था 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम था 13 से लेकर 20 दिन। अब इसका लाइफ टाइम है 8 से लेकर 11 दिन, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोमोट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, यानी प्लेटलेट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिस तरह कि हमने फाइब्रोनोजन की बात की, और उन फाइब्रोनोजन का काम है कि वो ब्लडिंग को स्टॉप करते हैं। फॉल इन प्लेटलेट काउंट किडनी रिलीज सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोपोएटिन विच स्टिमुलेट प्लेटलेट सिंथेसिस, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट सेल्स की कमी आ गई तो जो हमारा किडनी है वो किडनी एक प्रोटीन को सिक्रीट करती है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोपायोटीन, ठीक है। ये थ्रोम्बोपायोटीन फिर बोन मैरो पे चला जाती हैं और फिर बोन मैरो को मैसेज देती हैं कि आप मोर एंड मोर प्लेटलेट को बना लो, क्योंकि बॉडी के अंदर प्लेटलेट की कमी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ब्लड सेल की बात करें, सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, इससे हम सीखेंगे। देखिए दी फॉर एग्जांपल ये आपके पास हुआ बोन मैरो, इसी बोन मैरो के अंदर याद रखना आरबीसी भी बनती है, वाइट ब्लड सेल्स भी बनती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसके अंदर एक स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब यही कि ऐसे कोई भी सेल बन सकती है, ऐसे आरबीसी भी बन सकती है, डब्ल्यूबीसी भी बन सकती है और प्लेटलेट भी बन सकती है। तो ये स्टेम सेल सबसे पहले कन्वर्ट हो जाती है एरिथ्रोब्लास्ट में, इस तरह वो मायोब्लास्ट में, इसी तरह वो मानोब्लास्ट में, लेम्फोब्लास्ट में और मेगाकैरियोब्लास्ट में, ठीक है। ये इन सेल में कन्वर्ट होती है। जब स्टेम सेल कन्वर्ट हो जाती है एरिथ्रोब्लास्ट से, तो एरिथ्रोब्लास्ट न्यूक्लियस को लॉस करके एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी बनती है। यानी आरबीसी का जो स्टेम सेल है वो क्या है, एरिथ्रोब्लास्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट, मानोब्लास्ट, लेम्फोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट का क्या फंक्शन है, वो नेट्रोफिल, सैनोफिल, बेसोफिल, और ये तीन के तीन वाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन वाइट ब्लड सेल में स्पेशली ग्रेन्योलर है, ठीक है। और जो मानोब्लास्ट है वो मानोसाइट, और लेम्फोब्लास्ट वो लेम्फोसाइट, और ये क्या है, एग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। और जो लास्ट में है मेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट चेंज हो जाता है मेगाकैरियोसाइट में, और वो प्लेटलेट देती है, यानी आरबीसी। आरबीसी की जो स्टेम सेल है वो है एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का 3 स्टेम सेल है, एक मायोब्लास्ट है, दूसरा मानोब्लास्ट है और लेम्फोब्लास्ट है। मायोब्लास्ट ये ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी देते हैं, नेट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसिफिल, और मानोब्लास्ट ये मानोसाइट देते हैं, लेम्फोब्लास्ट लेम्फोसाइट। और जो प्लेटिलेट्स हैं, प्लेटिलेट्स का स्टेम सेल है मेगाकैरियोब्लास्ट, ठीक है। इसको अपने पास नोट रखें। अब हम बात करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरबीसी कितना मौजूद है हमारे ब्लड के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 mm³ सोल्यूशन ले तो उसके अंदर 4 से लेकर 6 मिलियन आरबीसी होगा, यानी 4 to 5 मिलियन आरबीसी आर फाउंड इन 1 mm³, ठीक है। लेकिन अगर आप ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल काउंट करें तो 1 mm³ के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है 4000 से लेके 11000। ये टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर जो टेस्ट करती है पेशेंट की ब्लड की आरबीसी टेस्ट, वो डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट का, तो आपको ये नॉर्मल रेंज का पता होनी चाहिए कि 1 mm³ में आरबीसी कितना होता है, 4 से 6 मिलियन नॉर्मल, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी 1 mm³ में कितना होता है, 4000 से लेकर 11000। और फिर उसमें स्पेशली जो नेट्रोफिल है, नेट्रोफिल कितना होते हैं, 3000 से लेकर 7000 तक। और उसमें जो एसेनोफिल होते हैं वो 100 से लेकर 400 तक, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो बेसोफिल होते हैं वो 20 से लेकर 50 तक, ठीक है।
और WBC में जो लेम्फोसाइट्स होते हैं वो 1500 से लेकर 3000 तक, और जो मानोसाइट होते हैं वो 100 से लेकर 700 तक, और जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो 2,50,000 से लेकर 5 लाख। ये जितनी भी वैल्यू हमने पढ़ी ये 1 mm³ के अंदर नॉर्मल से, RBC 1 mm³ में कितना होगा नॉर्मली, WBC कितना होगा, फिर WBC का डिफरेंट किस्म, इस तरह के हमने न्यूट्रोफिल की बात की वो कितना होगा, बेसोफिल, एसिनोफिल, लेम्फोसाइट कितना होगा, मानोसाइट कितना होगा, एक 1 mm³ के अंदर प्लेटलेट कितने हो सकते हैं 2,50,000 से लेके 5 लाख तक की नॉर्मल प्लेटलेट्स होती है 1 mm³ सोल्यूशन ऑफ ब्लड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप का, किस चीज़ का, ब्लड ग्रुप का। तो individual have different type of antigen agglutinogen on the surface of their RBC. These antigen are inherited determined individual blood group. याद रखो ना, हमारा जो RBC होते हैं तो RBC के ऊपर एक एंटीजन्स होते हैं, ये एंटीजन फैसला करते हैं कि आपका यही ब्लड ग्रुप है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है उसका है ब्लड ग्रुप ए, इसका मतलब ये कि उसका एंटीजन ए है। लेकिन अगर कोई बंदा है कि उसका ब्लड ग्रुप है बी, तो उसका RBC के ऊपर एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल मेक एंटीबॉडी टू दिस एंटीजन बट नॉट देयर ओन टाइप ऑफ एंटीजन, सिंस इफ दे डिड द एंटीजन एंटीबॉडी वुड रिएक्ट यूजिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विच कैन फैटल। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल RBC हुआ, इस RBC के ऊपर एंटीजन है ए, अब इसी बंदे के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एंटीबॉडी ए नहीं होगा बल्कि वो एंटीबॉडी बी होगा। कौन सी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए हुआ तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा और फिर इससे डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यानी कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए का मतलब कि उसके RBC के ऊपर एंटीजन ए है, अब इसी बंदे के अंदर जो एंटीबॉडी होगा वो एंटीबॉडी ए नहीं होगा बल्कि एंटीबॉडी बी होगा। अब फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब यही कि उसके RBC के ऊपर एंटीजन है बी, जब एंटीजन बी है तो इसके अंदर एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती बल्कि इसके अंदर एंटीबॉडी होगा ए, इसी सेम पर्सन के अंदर। फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा है उसका एंटीजन, दोनों एंटीजन RBC के ऊपर मौजूद है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, ठीक है। तो एंटीजन तो दोनों मौजूद है लेकिन इसके अंदर किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं हो सकती। और फॉर एग्जांपल एक और बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, ब्लड ग्रुप ओ का मतलब ये कि RBC के ऊपर किसी किस्म का एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए भी मौजूद है उसके अंदर, एंटीबॉडी बी भी मौजूद है उसके अंदर। सिर्फ इतना याद रखना कि फॉर एग्जांपल जिस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है उसका वही एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडी फिर वही नहीं होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये लैंड स्टीनर डिस्कवर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1901, ठीक है। He and 5 co-workers began mixing each other red blood cell and serum together. They suddenly performed the first forward reverse ABO grouping. ABO about 50% of population have blood group A, B, AB and remaining 45% है ब्लड ग्रुप O, ठीक है। ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया, लैंड स्टीनर, कब, 1901 के अंदर, ठीक है। और याद रखना ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 4 किस्म के ब्लड ग्रुप है, एक होता है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा होता है AB, फोर्थ होता है O, यानी 4 टाइप का ब्लड ग्रुप है। ABO ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है और उसके अंदर 4 ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। अब ये जो तीन है ABAB ये 55% पॉपुलेशन के अंदर यही मौजूद है और 45% पॉपुलेशन O। इसका मतलब ये अगर आप नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो ब्लड ग्रुप O नॉर्मल पॉपुलेशन में ज़्यादा है इस कंपेयर टू AB और AB, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, देखिए 4 ब्लड ग्रुप है आपके पास। ABO ये एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसके अंदर 4 ब्लड ग्रुप है A, B, AB एंड O। फॉर एग्जांपल एक पर्सन से जिसका है ब्लड ग्रुप A, इसका मतलब ये कि उसके RBC के ऊपर एंटीजन होगा A लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी होगा B, उसके अंदर एंटीबॉडी होगा B, एंटीबॉडी A नहीं हो सकती। दूसरा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है B, क्या है, ब्लड ग्रुप बी, उसके अंदर उसके RBC के ऊपर एंटीजन होगा बी लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी होगा ए, ठीक है, वेरी इजी।
तीसरा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब यही कि उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, लेकिन उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। न एंटीबॉडी ए हो सकते हैं, न बी हो सकते हैं। चौथा पर्सन है कि जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, उसके आरबीसी के ऊपर न एंटीजन ए हो सकता है, न एंटीजन बी हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी उसमें ए बी होगा और बी भी होगा। ठीक है, एंटीबॉडी ए भी हो सकती है, एंटीबॉडी बी भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल डोनर एंड रिसिपिएंट की बात करें, ग्रुप ओ हैव नाइदर ए एंटीजन नॉर बी एंटीजन ऑन आरबीसी may be safely transfused into AB and O is known as universal donor। इसका क्या मतलब, याद रखो ना, जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। अब जब उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो वो तमाम के तमाम लोगों को ब्लड दे सकते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको बी दे सकते हैं, जिसका बी है उसको बी दे सकते हैं, जिसका ए बी है उसको बी दे सकते हैं, जिसका ओ उसको भी दे सकते हैं। तो इट मीन्स कि ओ जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब कि हर किसी को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज़ की, ए बी ब्लड ग्रुप की, कि ब्लड ग्रुप ए बी हैव नाइदर ए nor B antibody, transfuse of either A B and O is likely to be safe is universal recipient। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, क्या है ए बी, उसके अंदर न एंटीबॉडी ए मौजूद है न एंटीबॉडी बी मौजूद है। जब एंटीबॉडी ए भी नहीं है, एंटीबॉडी बी भी नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ सारे दे सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं। अगर एंटीजन मौजूद है डोनर से, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, वो ब्लड देना चाहती हैं किस पर्सन को, ए बी ब्लड ग्रुप, तो वो बासानी से दे सकती है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे का ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, अगर डोनर वाले में एंटीजन है तो नो इफेक्ट। ठीक है, यानी सिंपल बस इतना याद रखूँ कि ओ जो है ना, ओ आपके पास क्या है, ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ठीक है, ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है दिस इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, क्या है, ब्लड ग्रुप ए, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर एंटीजन होगा ए, आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, ए, लेकिन उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी उसके अंदर होगा, एंटीबॉडी बी। यानी एक बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा ए और उसमें एंटीबॉडी होगा बी। दूसरा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप है बी, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो उसके अंदर एंटीजन होगा बी लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी होगा ए। ठीक है, तीसरा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, उसके अंदर न एंटीजन ए हो सकता है न एंटीजन बी, लेकिन एंटीबॉडी दोनों हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल तीसरा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो उसके अंदर एंटीजन ए भी हो सकते हैं, बी, ए और बी दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे मज़ीद भी डायग्राम से शो किए सेम वे, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो उसका जो आरबीसी है दिस इज एक्चुअली द आरबीसी, तो आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन मौजूद है, एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी कौन से मौजूद है, एंटीबॉडी बी। दूसरा जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ऊपर एंटीजन होगा बी लेकिन एंटीबॉडी हो गया ए। तीसरा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो इसका मतलब कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी होगा बी भी होगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। तीसरा है जिसका बंदा ब्लड ग्रुप हो, देखिए उसके ऊपर कोई किसी किस्म का एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों मौजूद है। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें ए बी ओ कंपेटिबिलिटी का, ए बी ओ कंपेटिबिलिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन होगा ए, एंटीबॉडी होगा बी। अब ये सिर्फ
वो पर्सन सेकंड पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है या जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको ब्लड दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो दूसरे बंदे को ब्लड देना चाहते हैं, लेकिन दूसरे बंदे का ब्लड ग्रुप या बी होगा या ए बी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर आप ए बी की बात करें, कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, अब वो किसी को ब्लड देना चाहते हैं, वो सिर्फ उसी बंदे को ब्लड दे सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ठीक है। अब चौथा जो बंदा है फोर्थ वन जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, वो सिर्फ वो किसको ब्लड दे सकते हैं, वो यूनिवर्सल डोनर है, वो हर किसी को ब्लड दे सकते हैं इजीली, ठीक है। इससे हमने पहले भी पढ़ा कि ब्लड ग्रुप ओ ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्लड टाइप हुई, तो मुख्तलिफ ब्लड टाइप है। हमने ए ब्लड ग्रुप की बात की, ए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकते हैं, ओ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ओ नेगेटिव भी हो सकते हैं, बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, ए बी पॉजिटिव भी हो सकती है, ए बी नेगेटिव भी हो सकती है। दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट रखें। रेसिस सिस्टम, आरएच सिस्टम, ठीक है। आरबीसी सेल मेम्ब्रेन एंटीजन इम्पॉर्टेंट हेयर इज आरएच एंटीजन या रेसिस फैक्टर। अबाउट 85% ऑफ पीपल 85% have this antigen, they are rhesus positive and not make their anti-RS antibody. The remaining 15% have no rhesus। इसका मतलब क्या है, मैं बहुत सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर अगर आरएच एंटीजन मौजूद था, एक तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए या एंटीजन बी की बात हमने की, इसके अलावा ये दूसरी बात है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास आरबीसी हैं और इसके ऊपर आरएच एंटीजन मौजूद था, तो इस बंदी की ब्लड होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर जिस आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन मौजूद नहीं था, तो उसकी ब्लड को हम कहेंगे नेगेटिव। 85% आरबीसी के ऊपर ये मौजूद होती हैं और 15% ऐसे जिसके ऊपर आरएच फैक्टर नहीं होता। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी याद रखना, वो कैसा, वो ऐसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो आरएच एंटीबॉडी उसमें नहीं हो सकती। जिस आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन मौजूद होगा उसमें से आरएच एंटीबॉडी नहीं हो सकती। लेकिन जिस आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं होगा तो उसमें आरएच एंटीबॉडी होगा, ठीक है। बस आप सिर्फ इतना याद रखो ना कि 85% लोगों में आरएच होती हैं आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन, लेकिन 15% में नहीं होता, ठीक है। और जिसमें आरएच एंटीजन होती है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जिसमें नहीं हो तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आर एच और डेंजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डेंजर इज ओनली व्हेन द मदर इज आर एच नेगेटिव एंड फादर इज आर एच पॉजिटिव एंड चाइल्ड इनहेरिटेड द आर एच फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये मदर है, ठीक है, और ये फादर है। अब फादर जो है ना ये आर एच पॉजिटिव है, लेकिन मदर है आपके पास नेगेटिव, फादर है आर एच पॉजिटिव, मदर है आर एच नेगेटिव, ठीक है। इसका जो बच्चा है फॉर एग्जांपल इस मदर के एब्डोमेन के अंदर एक बच्चा है, उसकी ब्लड भी क्या है आर एच पॉजिटिव। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए फादर है आर एच पॉजिटिव, ठीक है, मदर है आर एच नेगेटिव, लेकिन इसी मदर के एब्डोमेन के अंदर जो बच्चा है उसका ब्लड है आर एच पॉजिटिव। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कैसा, द mismatch of RH negative mother carrying an RH positive baby can cause problem for unborn child। यानी फॉर एग्जांपल मदर की ब्लड है आर एच नेगेटिव, लेकिन उस मदर के पेट के अंदर जो बच्चा है उसका ब्लड है आर एच पॉजिटिव। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किस तरह, द फर्स्ट प्रेगनेंसी शुड प्रोसीड विदाउट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल ये बच्चा जब पैदा होती है तो उसको किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी, लेकिन द इम्यून सिस्टम इज सैनिटाइज्ड आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहला बच्चा तो पैदा हुआ नॉर्मल, लेकिन अगर सेकंड प्रेगनेंसी हो गई इसी फीमेल के अंदर तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों, जब ये बच्चा पैदा होता था तो बच्चे की ब्लड थी आर एच पॉजिटिव, लेकिन माँ की ब्लड थी आर एच नेगेटिव, तो ये बच्चे की कुछ ब्लड ये माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो गई। जो मदर के इम्यून सिस्टम था उसने ऑलरेडी एंटीबॉडी पैदा की इसके अगेंस्ट, ठीक है। अब
इन अ सेकेंड प्रेगनेंसी द मदर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू अटैक RH ब्लड। अब अगर फॉर एग्जांपल सेकंड प्रेगनेंसी होगी, पहला बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, अब दूसरा बच्चा सेकंड प्रेगनेंसी माँ की पीठ के अंदर, अगर उस बच्चे का अगेंस्ट ब्लड था RH पॉजिटिव, अब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, ये डायरेक्ट इसी प्लेसेंटा को क्रॉस करके इस बच्चे के अंदर एंटर हो जाती, और जो बच्चा पैदा होती है तो उसका जो सेकंड प्रेगनेंसी में जो बच्चा पैदा होती है तो उसका ब्लड नॉर्मल आरबीसी नहीं होता, बल्कि वो डैमेज आरबीसी के साथ पैदा होती है। और इस कंडीशन को कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस का मतलब ही एरेथ्रो का मतलब है आरबीसी, ब्लास्टोसिस नॉर्मल आरबीसी नहीं होता, फेटलिस बच्चे का, यानी जो दूसरा बच्चा होते हैं वो ऐसा बच्चा होगा कि उसका आरबीसी नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। और यह मुख्तलिफ़ तरह की ब्लड है, ओ पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास थी ब्लड, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड से। अब इसी ही स्लाइड के हम सेकंड वीडियो बनाएंगे ब्लड वेसल्स और हार्ट के, और उसका वीडियो का जो लिंक है वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर देंगे। लेकिन हमने इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक जो है ये उसका सेल हो गए, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। दूसरा जो वीडियो होगा वो हमारे पास ब्लड वेसल्स और हार्ट के ऊपर होगा। थैंक यू। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है, इसलिए इस आप लोगों को से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।